दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेश साई वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में कुछ छोटी छोटी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये चीजें हम जो आगे टॉपिक पढ़ेंगे उनके लिए बहुत यूजफुल रहेंगी, है ना। तो इसमें दोस्तों आज की वीडियो में हम ये कक्ष पढ़ेंगे कि ये कक्ष क्या होता है, कक्षक क्या होता है, उपकोष क्या होता है, इनकी आकृतियां क्या होती है, और मतलब जो दोस्तों जो परमाणु होता है उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन रहता है तो वास्तविकता में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है। तो आप बोलोगे सर जो इलेक्ट्रॉन होता है परमाणु में वो तो कक्षा में घूमता है। तो कक्षा में तो घूमता है, लेकिन कक्षा के अंदर भी कुछ होता है और उसके अंदर भी कुछ होता है। तो ये सब चीजें आज हम पूरा सब क्लियर कर लेंगे, है ना। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे कक्ष क्या होता है। क्या? कक्ष। तो दोस्तों कक्ष जिसको हम बोलते हैं कक्षा भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कक्षा भी बोलते हैं, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिट। तो ये ऑर्बिट, कक्ष या कक्षा क्या होता है पहले उसको समझ लो, है ना। तो दोस्तों आपको परमाणु पता है, क्या है, आपको पता है परमाणु क्या होता है, ठीक है। ये इस टाइप का गोलाकार होता है। इस परमाणु के सेंटर में एक होता है नाभिक। क्या होता है? एक नाभिक, जिस पर क्या होता है, धनावेश होता है। क्या होता है? धनावेश, है ना। और आपको दोस्तों ये भी पता है कि इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं, है ना। या फिर हम दोस्तों क्या कह सकते हैं, वृत्ताकार घेरे होती हैं या कक्षाएं होती हैं। सीधी सी बात, क्या होती हैं? कक्षाएं, है ना। तो या फिर हम ऐसा कह सकते हैं नाभिक के चारों ओर ये वृत्ताकार क्या होता है, मार्ग होता है। ये वृत्ताकार ही तो मार्ग दिख रहा है ना। तो दोस्तों नाभिक के चारों ओर का जो वृत्ताकार मार्ग होता है उस वृत्ताकार मार्ग को ही हम क्या बोलते हैं, कक्ष या कक्षा या ऑर्बिट। ध्यान रखना, जो नाभिक होता है उसके चारों ओर का जो वृत्ताकार मार्ग आपको दिख रहा है ना, ये वृत्ताकार मार्ग, इसी को आप क्या बोलते हैं, कक्षा, है ना। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो किसी भी परमाणु में, जो कोई भी परमाणु है उसमें अधिकतम 7 कक्षाएं हो सकती हैं। अधिकतम कितनी कक्षाएं हो सकती हैं? 7 कक्षाएं हो सकती हैं, जिसमें से पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरी में 8 फिर 8 आते हैं, फिर 18 आते हैं, फिर 18 आते हैं, फिर 32 आते हैं, और फिर 32 आते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने? 2 8 8 18 18 32। देखो ये 1 मिनट, ये 32 है, ठीक है। 2 2 4 6 और ये 7, है ना। तो ये अधिकतम 7 कक्षाएं होती हैं और 7 कक्षाओं में इस टाइप से इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। आपको याद रखना, ठीक है। तो इसकी परिभाषा आप लिख सकते हो, नाभिक के चारों ओर का जो वृत्ताकार पथ होता है, वृत्ताकार मार्ग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कक्ष, कक्षा या ऑर्बिट। ठीक है, ओके। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब ये कैसे क्या होता है ये चीजें मैंने आपको समझाई। अब दोस्तों मैं आपको कक्षक समझा रहा हूँ। क्या समझा रहा हूँ? कक्षक। अभी हमने कक्ष पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं कक्षक। क्या पढ़ रहे हैं? कक्षक, ठीक है। क्या पढ़ रहा हूँ? कक्षक, ठीक है। तो ध्यान रखो। अब दोस्तों कक्षक की बात करें, है ना। अब ये हम इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिटल, है ना। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, है ना। कक्ष को ऑर्बिट और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल, है ना। अब ये ऑर्बिटल क्या होता है उसको समझ लो, है ना। तो दोस्तों नाभिक के चारों ओर, मतलब जो नाभिक का चारों ओर, मतलब ये नाभिक है और इस नाभिक के चारों ओर ये क्या होती है, कक्षा होती है ना। अब इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में कहाँ घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में किस में है? मतलब देखो कक्ष जो होता है उस कक्ष या कक्षा के अंदर होता है उपकोष। क्या होता है? उपकोष, है ना। और उपकोष के अंदर क्या होता है? कक्षक होता है ना। ये चीजें मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये पूरा सब क्लियर कर रहा हूँ कि ये उपकोष क्या होता है, ये सब चीजें, ठीक है। तो ध्यान रखना, कक्षा के अंदर क्या होता है, उपकोष, और उपकोष के अंदर क्या होता है, कक्षक, है ना। तो इस कक्षक को हम बारे में बात कर रहे हैं ना। तो दोस्तों क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र, नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की क्या होती है, संभावना होती है, उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, कक्षा। उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, कक्षा। देखो हमने कक्षा में क्या पढ़ी, परिभाषा पढ़ी, नाभिक के चारों ओर का वृत्ताकार पथ, मतलब जो आपको जो वृत्ताकार पथ दिख रहा है, ये आपको जो पथ दिख रहा है, ये पथ है आपका कक्षा,
ये पद क्या है, कक्षा। और यहाँ पर कक्षक की परिभाषा क्या है, नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र, मतलब जो नाभिक है इस नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है। मतलब देखो ये नाभिक के चारों ओर का तो ये भी क्षेत्र है, ये भी क्षेत्र है, ये भी क्षेत्र है, ये पूरा सब क्षेत्र है ना। तो ये पूरा जो सब क्षेत्र दिख रहा है, ये पूरा सब क्षेत्र क्या है, कक्षक है ना। क्या है, कक्षक है ना। और ये कक्षक दोस्तों अलग अलग प्रकार से होते हैं ना। तो इसकी परिभाषा क्या लिख लोगे, नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। मतलब जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम है तो वो क्षेत्र आपका कक्षक कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलो यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम है तो वो क्या कहलाएगा, आपका कक्षक कहलाएगा। जैसे मान के चलो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक है तो यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्रफल है वो कक्षक कहलाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो कक्षक होता है वो कक्षक 3 डायमेंशनल होता है। कैसा, 3 डायमेंशनल, मतलब 3D में होता है ना। कैसा होता है, 3D में होता है। और जो कक्ष होता है, मतलब जो कक्षा होती है, देखो ये तो वृत्ताकार पथ है, मतलब जो आपको दिख रहा है केवल ये वाला पथ है ना कक्षा, तो ये वाला पथ तो आपको दिख रहा है। तो ये कौन सा मार्ग है, 2D मार्ग है। कौन सा, 2D है ना। तो कक्ष है 2D और कक्षक है 3D मार्ग, है ना। तो ध्यान रखना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कक्षक की, तो कक्षक दोस्तों कुछ इस टाइप का होता है। कक्षक कुछ इस टाइप का होता है जिसमें केवल अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। जिसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकते हैं, 2, है ना। एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकते हैं, 2, है ना। अब ये कक्षक बहुत सारे होते हैं और बहुत सारे कक्षक होते हैं, लेकिन एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, अब ये चीज आपको क्लियर नहीं हुई है तो आगे अब मैं जो चीजें समझा रहा हूं उससे आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, है ना। चलो तो आगे हम बात कर देते हैं दोस्तों। और देखो आगे हम बात कर रहे हैं दोस्तों कक्षा से, है ना। हम कहाँ से बात करेंगे, कक्षा से। तो ये हम कक्षा से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। आपको पता है जो कक्षा होती हैं वो कक्षाएं कितनी होती हैं, 7 होती हैं। ध्यान रखना, कक्षाएं कितनी होती हैं, 7 होती हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो ये कोई क्या है, कक्षा है ना। कक्षाएं कितनी होती हैं, 7 होती हैं दोस्तों। क्या होता है इसके बाद, जो कक्षा होती हैं उस कक्षा में उपकोष होते हैं। क्या होते हैं, उपकोष। क्या होते हैं, जैसे मान के चलो ये कोई कक्षा है, इस कक्षा में क्या होते हैं, उपकोष होते हैं ना। और उपकोष दोस्तों 4 होते हैं। एक होता है S, एक होता है P, एक होता है D और एक होता है F, है ना। तो कक्षा में क्या होते हैं दोस्तों, उपकोष। क्या होते हैं, उपकोष। तो यहाँ पर मैंने ये एरो दिया और मैंने आपको ये बता दिया क्या है, उपकोष। ठीक है, एक मिनट, उपकोष। कक्षा में क्या होते हैं, उपकोष। और उपकोषों की संख्या कितनी है, 4 है। कितनी है, 4। कौन कौन सी, S, P, D और F। S, P, D और F, है ना। तो मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। ये हमारा S उपकोष हुआ, S उपकोष। ये हमारा P उपकोष हुआ, उपकोष। एक मिनट, ये उपकोष है। ये हमारा D उपकोष हुआ और ये हमारा दोस्तों F उपकोष हुआ, F उपकोष। ठीक है, तो दोस्तों जो उपकोष होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, S, P, D और F। ध्यान रखना। अब ये क्या है, उपकोष। एक बात और बता दे रहा हूं दोस्तों, जो S उपकोष होता है इसकी आकृति गोलाकार होती है। कैसी होती है, गोलाकार, है ना। अब ये आकृतियों को मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी बता रहा हूं तो बता दे रहा हूं। S की आकृति कैसी होती है, गोलाकार, मतलब इस प्रकार से। आपको ये गोला दिख रहा है ना, इस प्रकार की गोलाकार आकृति होती है। ठीक है, अब जो P होता है दोस्तों, इस P की आकृति होती है डमरू के समान। किसके समान, डमरू के समान। जैसे इस प्रकार की डमरू बनती है ना, है ना। तो इस प्रकार की डमरू के समान इसकी आकृति होती है। किसकी, P की आकृति। ठीक है, अब D की आकृति कैसी होती है, तो D की आकृति होती है दोस्तों डबल डमरू के समान, डबल डमरू के समान। ठीक है, जैसे इस प्रकार से, है ना, इस टाइप से। ये आपको डबल डमरू दिख रही है, इस टाइप की डबल डमरू बद्ध होती है, मतलब ये डबल डमरू बद्ध होता है। ठीक है, डबल डमरू के समान होती है। ठीक है,
और जो इसकी आकृति है वो इसकी कोई आकृति नहीं है, मतलब इसकी आकृति कैसी है, अनिश्चित है। कैसी है, अनिश्चित, है ना। इसकी आकृति है ना अभी निश्चित नहीं है, ठीक है। तो इसकी आकृति कैसी है, अनिश्चित है। तो ध्यान रखना दोस्तों, कक्षाएं 7 होती है, उपकोष 4 होते हैं, एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष, है ना। एस का गोलाकार होता है, पी डमरूबद्ध होता है, डी डबल डमरूबद्ध होता है और एफ की कोई आकृति नहीं है, ठीक है। चलो इसके बाद दोस्तों जो उपकोष होता है उस उपकोष में कक्षक होते हैं। उपकोष में क्या होते हैं, कक्षक होते हैं ना। तो ध्यान रखना, अब देखो कक्षा में उपकोष और उपकोष में क्या होते हैं, कक्षक होते हैं। क्या, कक्षक। तो जैसे एफ उपकोष है तो उसके कक्षक अलग हैं, है ना। पी उपकोष है तो उसके कक्षक अलग हैं, और डी उपकोष है तो डी के कक्षक अलग हैं, और ये जो एफ उपकोष है तो उसके कक्षक क्या हैं, अलग हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एस उपकोष होता है उसमें केवल एक कक्षक होता है। कितना कक्षक होता है, एक कक्षक होता है, ठीक है। और जो पी उपकोष होता है उसमें 3 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। और जो डी उपकोष होता है उसमें 5 कक्षक होते हैं। कितने, 5। और जो एफ उपकोष होता है उसमें 7 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं, 7 कक्षक होते हैं। अब इसमें एक कक्षक होता है तो वो कैसा होता है, तो उस कक्षक को आप इस टाइप से बना सकते हो या फिर इस टाइप से गोलाकार बना सकते हो, ठीक है। अब ध्यान रखना, और ध्यान रखना दोस्तों, एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिकतम 2। एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, 2, जिसमें से एक ऊपर की ओर भराता है और एक नीचे की ओर। अब ये ऊपर की ओर नीचे की ओर भराते हैं, क्यों भराते हैं, ये सब चीजें भी आपको मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। अब इसमें कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। तो 3 कक्षक इस प्रकार से होते हैं, एक ऐसा देखो, 1 2 3, है ना। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भराएंगे, देखो 1 2 1 2 1 2, इस टाइप से भराएंगे, ठीक है। अब इसमें कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं, ठीक है। अब देखो 5 कक्षक कैसे, 1 2 3 4 5, इस टाइप से होंगे ना। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 10 हुए। अब इसमें कितने कक्षक होते हैं दोस्तों, तो इसमें कितने कक्षक होते हैं, 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इस टाइप के 7 कक्षक होते हैं इसमें, ठीक है। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भराएंगे, फिर 14, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। तो आपको दोस्तों ये चीज याद रखनी, देखो इसमें कक्षक 1, इसमें 3, इसमें 5, इसमें 7। तो दोस्तों आपको ये चीज याद रखनी है इसमें कि जो एस उपकोष होता है उसमें एक कक्षक होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, 1 मिनट इधर लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, देखो एक कक्षक होता है और एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन 3 कक्षक हैं तो 3 में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 6 जाएंगे। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप कोई पूछे कि पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरा सकते हैं तो आप बोल सकते हो 6, है ना। अब डी उपकोष की बात करें तो डी उपकोष में दोस्तों कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरा सकते हैं। कितने भरा सकते हैं, 10। अब यदि एफ उपकोष की बात करें तो एफ उपकोष में 7 कक्षक होते हैं, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरा सकते हैं दोस्तों, 14 इलेक्ट्रॉन भरा सकते हैं। कितने भरा सकते हैं, 14। तो दोस्तों ये आप जो चीज मैंने आपको ये बताई है, ये आपको स्ट्रक्चर दिखाया है, ये स्ट्रक्चर जितना इंपॉर्टेंट आप समझो उतना इंपॉर्टेंट समझ लेना, क्योंकि ये चीज आप समझ गए, इन चीजों को मैंने जो बताया वो चीज आप समझ गए, तो आपको क्वांटम संख्याएं ऐसे रटा जाएंगी, रटाने का नहीं दोस्तों, ऐसे समझ जाओगे कि आप कभी जिंदगी भर में नहीं भूल सकते। और दोस्तों क्वांटम संख्या हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, चाहे 11th में पढ़ो, चाहे आप 12th में पढ़ो, चाहे आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना, चाहे आप जी मेंस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, है ना, तो उसमें भी आता है। आप किसी का भी एग्जाम दो दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आता है। साथ ही आपको बीएससी एमएससी में भी ये चीजें काम में आती हैं। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसके लिए हमें क्वांटम संख्या तैयार करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद तो मैंने कक्ष और कक्षक बताया है, उसमें थोड़ा सा मैं डिफरेंस और बताता हूँ।
दोस्तों मैं अब आपको कक्ष और कक्षक में अंतर समझाता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तरफ एक साइड आप क्या लिख लोगे, कक्ष, है ना, और दूसरी साइड लिख लोगे आप कक्षक। ठीक है, चलो ऐसा करने के बाद देखो, मैंने आपको कक्षक में बताया था, कक्ष में बताया था, क्या बताया था, कक्ष क्या होता है या कक्ष, इसको हम कक्षा ही बोलते हैं। क्या होता है, नाभिक के चारों ओर का जो नाभिक होता है, कोई परमाणु है, उस परमाणु के नाभिक के चारों ओर का जो वृत्ताकार पथ होता है, उस वृत्ताकार पथ को हम क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं, है ना। तो आपको पहला पॉइंट तो यही लिखना है, नाभिक के चारों ओर का वृत्ताकार पथ क्या कहलाता है, कक्षा कहलाता है ना। अब कक्षा क्या हो जाएगा, तो इसके लिए परिभाषा क्या है आपकी, नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्रफल। अब यहाँ पर पथ नहीं, यहाँ पर क्या है, नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्रफल जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। मतलब आपको ये एरिया दिख रहा है, ये एरिया आपका क्या कहलाएगा, कक्षक कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। इसके बाद दोस्तों हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या बनता है, देखो यहाँ पर, है ना, जो आपकी जो कक्षा होती है वो कक्षा कैसी होती है, वृत्ताकार होती है। कैसी होती है, वृत्ताकार। तो दूसरा पॉइंट क्या लिख लोगे आप, सभी कक्षाएं वृत्ताकार होती हैं। कैसी होती हैं, वृत्ताकार। इसके बाद दोस्तों अगर हम इसके सेकंड पॉइंट की बात करें तो आप ये बताओ, कक्षक जो होता है वो वृत्ताकार होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। देखो आपको पता है जो एस होता है वो एस कैसा होता है, गोलाकार होता है। कैसा, गोलाकार, है ना। अब पी कैसा होता है, पी होता है डमरूबद्ध, है ना। अब डी कैसा होता है, डबल डमरूबद्ध। और एफ की आकृति क्या है, एफ की आकृति क्या है, कोई आकृति नहीं, मतलब वो क्या है, अनिश्चित, है ना। तो इसमें क्या लिखोगे, इसका पॉइंट क्या लिखोगे, कक्षक, इसमें एस गोलाकार, पी डमरूबद्ध, डी डबल डमरूबद्ध, बा एस जो बा एफ की आकृति अनिश्चित होती है। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद यदि हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, देखो आप ये बताओ दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं वो 7 होती हैं, जिसमें पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, दूसरी में 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन होती हैं। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तो उसको आप समझ लीजिए, है ना। तो दोस्तों किसी भी कक्षा में आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो उसको आप 2n² के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर जो n है वो क्या है, कक्षा है, n क्या है, कक्षा है ना। तो हम जो इलेक्ट्रॉन है, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो किसके फॉर्मूले से निकालेंगे, 2n² से। ठीक है, तो कैसे, जैसे मान के चलो दोस्तों आपको दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। कौन सी कक्षा में, दूसरी कक्षा में, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो n है, इस n का मान कितना रखना पड़ेगा, 2। तो देखो ये 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, देखो n का स्क्वायर है तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4, और 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8। मतलब दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं ना। किसी जो कोई कक्षा होती है उस कक्षा में 2n² के फॉर्मूला लगा के हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो इसका पॉइंट क्या बना लोगे, किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को 2n² द्वारा निकाला जा सकता है, या फिर किसी कक्षा में 2n² इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब किसी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैंने आपको बताया किसी कक्षक में तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो हमारा ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब इसके बाद दोस्तों मैं फोर्थ पॉइंट बताता हूँ। देखो मैंने क्या बताया था दोस्तों, जो कक्ष होता है वो 2 डायमेंशनल होता है ना, और जो कक्षक होता है वो होता है 3 डायमेंशनल। तो आप इसमें 2 डायमेंशनल लिख सकते हैं, इसमें आप 3 डायमेंशनल लिख सकते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, अगला पॉइंट दोस्तों हमारा ये 4 पॉइंट तो हो ही गए। अब आपको 5वां पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, तो 5वां पॉइंट ये है दोस्तों कि जो कक्ष है, क्या है, कक्षा है, इसकी परिकल्पना बोर ने दी थी। मतलब इसकी जो खोज है वो बोर नामक वैज्ञानिक ने, नील्स बोर हम कह सकते हैं, बोर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसकी, कक्षा या कक्ष की परिभाषा, है ना। लेकिन दोस्तों जो 3D है, मतलब ये जो कक्षक है, इसकी परिकल्पना किसी ने दी नहीं, ये तो एक क्रिया विधि है। ये क्या है, एक क्रिया विधि है ना, जो यांत्रिकी सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है ये, यांत्रिकी सिद्धांत पर, यांत्रिकी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो आपको इसमें यही लिखना है, यह यांत्रिकी सिद्धांत पर आधारित
है। तो दोस्तों आई होप कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में दोस्तों हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।